गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसका नाम है व्याकरण प्रवाह। तो चलिए इसका पहला पाठ हम लोग देखते हैं कि क्या है। यह है पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। मानव समाज में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को हम समझते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक का पढ़ाना, किसी के द्वारा कहानी सुनाना और नेताजी वगैरह का भाषण सुनना, कविता कहानी लिखना सुनना आदि सभी भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, उड़िया आदि। इस प्रकार भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसकी परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। व्याकरण में मौखिक और लिखित भाषा का उल्लेख है। सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं है, क्योंकि एक संकेत के कई अर्थ हो सकते हैं। इसे जानना समझना आसानी से संभव नहीं होता है। तो अतः 2 भाषा की ही पढ़ाई व्याकरण में हम करते हैं। मौखिक भाषा के भी 2 रूप हैं, बोलना और सुनना। इसमें आते हैं जैसे भाषण सुनना, कहानी सुनना, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि। लिखित भाषा के भी 2 रूप हैं। उसमें लिखना और पढ़ना आता है। इसमें भी कहानी लिखना, किताब लिखना, अखबार पढ़ना, कहानी पढ़ना आदि आता है। आगे देखते हैं हम। आगे है वही जो अभी मैंने बताया कि सांकेतिक भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। तो साधारण तौर पे हमारे जीवन में 2 भाषा का ही महत्व है, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम मुँह से बोलकर सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। और लिखित में हम लिखकर पढ़कर। लिखित भाषा के लिए अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, जापानी, अरबी, फारसी। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा सभी राज्यों में लगभग बोली और समझी जाती है। और इसी भाषा में देश के और राज्य के कामकाज होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं। इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी माना गया है। बोली कहते हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसमें कोई साहित्य रचना बोली में नहीं होती है। यह शुद्ध भी नहीं होती है, किसी तरह हो सकती है और एक ही बोली दूसरी स्थान पर जाकर परिवर्तित हो जाती है। भाषा को प्रकट करने के लिए जो ध्वनि होती है, आवाज़ निकलती है, उसके चिन्ह बनाए गए हैं, चिन्ह माने गए। चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसकी परिभाषा ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो चिन्ह भाषा लिखने में प्रयोग किए जाते हैं उनका समन्वित रूप लिपि कहलाता है। जैसे हमारे हिंदी में जो लिपि हैं उन्हें हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में हम अपने व्याकरण जो है हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। हम अपने विचारों को शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं और ये वाक्य शब्द वर्ण के द्वारा बनते हैं और ये वर्णों का सही रूप, सही उसका उच्चारण हम व्याकरण में सीखते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण
जो है हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है। इसके 3 रूप हैं। पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के आकार, प्रकार, बनावट, इसकी संख्या, उच्चारण स्थान आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार के अंदर शब्द कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब जानते हैं। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इनके कितने भेद हैं, इनके कितने अंग हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार होता है, इनके भेद कितने और किसके आधार पर माने गए हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम आगे के पाठ में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिखित भाषा को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें साहित्य रचना होती है और व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान नहीं है। और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। यह सब हमने इस पाठ में जाना और इसका अभ्यास बहुत ही हल्का है, पीछे में है, और आप इसे पाठ के आधार पर बना लेंगे। और किताब नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द इसे किताब आप खरीदेंगे और याद करेंगे। हम अगले पाठ में वर्ण विचार जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी किताब का नाम भी देख लीजिए। ये है आपकी किताब